तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप लोग, बताओ। सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई। नोट्स वगैरह की दिक्कत परेशानी हो तो आप चैनल के प्रोफाइल में जाओ, टेलीग्राम का चैनल होगा, उसको फॉलो करो, सारे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नोट्स का। उसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5। क्या होने वाला है? स्टाफिंग। ठीक है, क्या होने वाला है भाई? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होगा? सर इसमें हम स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे क्या? मतलब वो जो इंस्टीट्यूट में स्टाफ की भर्तियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे क्या? अरे हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें और क्या पढ़ेंगे सर? देखो, स्टाफ के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे क्या? स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे होता है, स्टाफ का प्रमोशन कैसे किया जाता है, स्टाफ को सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्टाफ को हटाया कैसे जाता है उसको नौकरी से। ठीक है, टर्मिनेशन जिसे कहते हैं, टर्मिनेट कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है। वो क्या है मोटिवेशन कोट? कि आई कैन नॉट डू अ ग्रेट थिंग बट आई कैन डू अ स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। ठीक है, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ वो छोटा काम बड़े मैनर में कर सकता हूँ। मतलब क्या, मैं एक प्रोफेसर तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं एक प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड टीचर नहीं हूँ, मैं एक मतलब बेस्ट टीचर नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने छोटे छोटे स्टेप्स को भी अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, किसने किया था ये? मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। सलाम करते हैं उन्हें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? देखो, स्टाफिंग इज ए मैन पावर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर इन ए हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा एक स्टाफिंग क्या होता है? एक मैन पावर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो एलोकेट नर्सिंग प्रोफेशनल टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम इसमें अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखो सबसे पहले क्या करूँ, स्टाफिंग। और स्टाफिंग तो हो गया भाई, क्या होता है? एक मैन पावर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट में उसके काम को इफेक्टिवली करने के लिए। देखो, अगर मैं इससे हट के डेफिनेशन बताऊँ ना, तो देखो क्या होता है कि मान लो आपका कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे अगर स्टाफ नहीं रहेगा तो आपका कॉलेज रन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, और इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट एज लाइक a manpower. It is a manpower which is an essential component required to run an institute or run an factory. ठीक है, एक ऐसा ये एक मैन पावर है जो कि एक रिक्वायर्ड मतलब एसेंशियल इक्विपमेंट है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट को रन करने में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो एलोकेट नर्सिंग प्रोफेशनल टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नर्सिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाफ को रखते हैं। मेंटेन नर्सिंग पेशेंट रेशियो, 1:1 का पेशेंट रेशियो होना चाहिए, लेकिन आज के मतलब ऑन पेपर तो 1:1 का होता है, रियल में क्या होता है? 1:3, 1:4 का चलता है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सर्विसेज। कोई भी इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म सर्विसेज मिले। कंपोनेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्रॉपर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रमोशन मिलना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलना चाहिए। प्रमोशन नहीं मिलेगा तो जो भी स्टाफ रहेगा वो काम नहीं करेगा। ट्रेनिंग अगर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? अप टू डेट नहीं रह पाएगा। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं, मैन पावर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, प्रमोशन एंड ट्रांसफर हो गया, एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया। ठीक है, एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है। फंक्शन की बात एक बार फिर से हम फंक्शन देख लेते हैं। देखो, मैन पावर प्लानिंग का मतलब प्रॉपर एक प्लान करेंगे तभी तो हम काम अच्छे से कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अच्छे से अगर भर्ती करेंगे तभी तो काम होगा। सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए, प्लेसमेंट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रमोशनल ट्रांसफर होना चाहिए। प्रमोशन एंड ट्रांसफर जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयज वेलफेयर के हित में काम करना। कहते नहीं कि वो एम्प्लॉयज के हित में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वेलफेयर जिसे कहते हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टाफिंग? व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टाफिंग? सबसे पहले नंबर ऑफ पेशेंट। बजट, मान लो आपके पास 3 स्टाफ के रखने का बजट है, आपने रख लिया 5, कहाँ से उनको सैलरी दोगे? पॉलिसीज को प्रॉपर फॉलो करवाना, फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, सॉरी फिलोसफी है ना, काइंड ऑफ पेशेंट, एक्सट्रीम एक्सपेक्ट वर्किंग आवर, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर। ठीक है, मान लो अगर एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर 8 आवर है, लेकिन आपसे काम करवाया जा रहा है 10 घंटा, 8 घंटे की जगह आपसे 10 घंटे का काम करवाया जा रहा है, आप क्या करोगे? छोड़ के पहले भाग जाओगे कंपनी को। ठीक है, यही होता है। फिलोसफीज की बात करते हैं, राइट पर्सन टू राइट जॉब। ठीक है, मान लो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है, ठीक है, डीएम है वो, फिर उसको उसको आपने बिलिंग काउंटर पे उठा दिया, भाई बिल काटो आके, नहीं करेगा वो। ठीक है, राइट पेशेंट राइट पर्सन को राइट जॉब देना है। स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हम किसी भी स्टाफ को एक जगह पर रोक के नहीं रख सकते। ठीक है, मान लो कोई अगर हमने उसको चेंज नहीं किया तो क्या होता है भाई? क्या होगा? वो तो वही हो चल गया, हायरार्की कल्चर हो गया। ठीक है, आर्मी वाला रूल अप्लाई हो गया वहाँ पे।
ठीक है। इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। स्टाफिंग एक्टिविटीज क्या होती है, तो स्टाफिंग एक्टिविटीज की बात करूं देखो, तो रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, प्रमोशन मिलना है, ट्रांसफर होना चाहिए और क्या डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। स्टॉप करो वीडियो, स्टॉप कर लिया सो कर लिया। हम्म, चलो अब सोच लिया, हो गया सोच लिया। चलो बताओ भाई, आप बताओ, सो क्यों रहे हो बताओ, अरे आंख खोलो भाई, आंख खोलो, सोना नहीं है। चलो बताओ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। वेल, तो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम करने वाले हैं क्या, रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं भर्ती करना, ठीक है। भर्ती करने का मतलब क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टाफ तो आ गया, ठीक है। हमने अभी तक हम अभी तक पढ़ रहे थे स्टाफ के बारे में, हमारे पास स्टाफ तो आ गया, ठीक है। लेकिन हमें उसको रिक्रूट कैसे करना है, रिक्रूट का मतलब हो गया कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको लेना कैसे है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सुटेबल कैंडिडेट, याद रखना, सुटेबल कैंडिडेट स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक पर्सन का या फिर एक स्टाफ का सिलेक्शन करना, और वो स्टाफ कैसा होना चाहिए, वो स्टाफ जो है सुटेबल होना चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड बॉय है, एक वार्ड बॉय का हमने क्या निकाला, रिक्रूटमेंट फॉर्म निकाला, ठीक है। तो भाई हमारे पास वार्ड बॉय ही तो आएंगे, ठीक है। अगर मैंने ग्रुप डी की वैकेंसी ओपन की है तो ग्रुप डी का ही तो पर्सन आएगा मेरे पास। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर आ रहा ग्रुप डी में, ऐसा भी तो नहीं है ना, ऐसा कभी देखा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो जाता कभी भी, हो नहीं सकता, मेनली नहीं होता, ठीक है। तो जो जिसका काम है वो उस काम के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अ सुटेबल कैंडिडेट स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टाइप की बात करने, अगर हम टाइप देखो, अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्ट, थर्ड पार्टी। ये सर, ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, सर मुझे नहीं पता, चिंता मत करो मैं बताता हूँ। देखो इंटरनल का मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है 10 लोगों का, उसमें क्या हुआ, एक लोग चले गए छोड़ के उसको, तो जो 9 लोग हैं वो क्या करेंगे कि कोई ना कोई अपने फैमिली मेंबर को बुला के उसमें ज्वाइन करवा लेंगे कि भाई इसमें आ जाओ, तो वो हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे एक्सटर्नल का मतलब होता है, कभी पेपर पढ़ा होगा, पेपर में देखो वो एडवर्टाइजमेंट निकलता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम जॉब होम, ये सारी चीजें, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस हो जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्ट का मतलब हो जाता है कि तुम जैसे कि वैकेंसी निकली, उनने कोई डायरेक्ट होता है कि वहां पे कोई एंट्रेंस नहीं देना, कोई कुछ नहीं, पेपर ऊपर कुछ नहीं होगा, हम 10 उसने क्या किया, रिक्रूटमेंट निकाला, 10 लोग, 10 एडवर्टाइजमेंट दिया, सॉरी 10 स्टाफ की उसको नीड थी, उसने रिक्रूट उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया, 10 स्टाफ आए उसके पास, उन्हें उसने जो है कंपनी वाले ने उनका पेपर नहीं लिया, सिर्फ उनका पेपर देखा, उनको रख लिया कि कल से नौकरी पा जाना, ठीक है। तो डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब नो नीड ऑफ गिविंग द पेपर और एनी टाइप ऑफ एग्जाम, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब ये हो गया। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया, थर्ड पार्टी इन द सेंस ब्रोकर कह दो कि किसी दलाल के थ्रू तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, ब्रोकर जिसे कहते हैं, ब्रोकर, ठीक है। कुछ पैसा वो लेता है तुम्हारी नौकरी लगवाने में। स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखो क्या क्या स्टेप होते हैं भर्ती करने के लिए। सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने लोगों की नीड है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अच्छा हमें इतने लोगों की नीड है और कितने किस टाइप की नीड है, सर्च, फिर उसके बाद हम उसको सर्च करते हैं। सर्च मतलब सर्च कैसे सर्च करोगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, इवेलुएट करोगे जब पेशेंट जो भी हमारे पास स्टाफ आएगा उसका इवेलुएशन होगा, फिर उसके बाद हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ये हो गया। चलो इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हो जाती हैं रिक्रूटमेंट के फील्ड में, कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती हैं, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ट्रेनिंग आता है। व्हाट इज अ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो मान लो अपने आप को एनहांस करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सरकारी टीचर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है, जितने भी क्या कहते हैं बैंक के स्टाफ होते हैं उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम ए पार्टिकुलर जॉब एट देयर पार्टिकुलर जॉब, ठीक है। जो भी तुम्हारा जॉब है उसमें क्या क्या एनहांस हुआ है उस जॉब को लेके, उसके बारे में आपको बताया जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट ग्रोथ
ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है, कैरियर सेंट्रल इन नेचर, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस स्टाफ का ग्रोथ होना, ठीक है, इन ऑल एक्सपेक्ट। सुपर म्यूटेशन क्या होता है? सुपर म्यूटेशन, सुपर म्यूटेशन का मतलब होता है कि द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर ए फिक्स्ड एज। 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है, 60 से 65 साल के बीच में रिटायरमेंट हो जाता है। सुपर म्यूटेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट होना। क्रेडिट क्रेडिट CREDENTIALING, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिट लिंक, क्रेडिट लिंक का मतलब क्या हो जाता है? प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड इवेल्युएशन अ पर्सन क्वालिफिकेशन, ठीक है। मतलब क्रेडिट का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास कोई स्टाफ आया तो उसका जो प्रोसेस होता है, जो भी उसका वेरिफिकेशन करते हैं, इसमें आता है क्रेडिट में, ठीक है। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग कीप एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो कि 50 मतलब अप्रॉक्स 30 साल से हमारे साथ ही काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? रिटेनिंग, ठीक है। प्रमोशन का मतलब अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एट ए हायर पोजीशन। ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाता है? कि मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन टू अनदर। टर्मिनेशन का मतलब हो जाता है क्या? कि एंड ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका नौकरी ही खा के खत्म कर देना, मतलब एंड कर देना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ HON। HON का मतलब क्या होता है बताओ? ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, सॉरी HRM, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? HRM के बारे में, जिसपे एक क्वेश्चन भी आया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इस पे 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो वेल गाइस, अब हम क्या करने वाले थे? अब हम करने वाले हैं क्या? फंक्शन ऑफ HR मैनेजमेंट कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल सर्विस। अब आपके मन में ये सोच रहे होगे आप, क्या क्या सोच रहे हो? ये सर, ये HR मैनेजमेंट क्या है? मतलब ये HR क्या है? ये HR क्या है? मतलब HR का मतलब क्या होता है? देखो, HR का मतलब होता है, वो अपने कॉलेज वाले HR नहीं है, वो अपने जो इंस्टीट्यूट में HR बैठता है, अरे वो वाला HR नहीं है। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। कौन से? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक फंक्शन क्या क्या होता है HR का, ठीक है, वही चार, हाँ वही है, ठीक है। तो HR का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो HR का क्या क्या फंक्शन होता है, पहला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और इन्हें हॉस्पिटल सर्विसेज, ठीक है। एक हॉस्पिटल में HR का क्या क्या मैनेजमेंट होता है या फिर क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, क्रिएटिंग पॉलिसी, सबसे पहले वो पॉलिसी बनाता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा लाइट का, ठीक है, सामने एक बल्ब लगा हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ये ह्यूमन रिसोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, अप्लाइंग रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हो जाता है कि हेल्प टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। 5वां पॉइंट हो जाता है। 6वां पॉइंट हो जाता है कि इफेक्टिवनेस होता है, मेंटेन करता है हमारे प्रॉपर हेल्थ अलाइनमेंट्स को, ठीक है। तो HR का क्या क्या काम होता है वो सब इसमें लिखना है, ठीक है। ये हो गया। तो इस पर स्टाफिंग नॉर्म्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग नॉर्म्स? तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, IPHS, ठीक है। IPHS क्या कहता है? लाइक PSC CSC सब सेंटर ETC। देखो, स्टाफिंग नॉर्म्स का मतलब ये हो गया, सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। स्टाफिंग नॉर्म्स क्या होता है? स्टाफिंग नॉर्म्स का मतलब ये होता है भाई कि मान लो अकॉर्डिंग टू IPHS, ठीक है। IPHS एक मिनिमम इंस्टीट्यूट में कितने स्टाफ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो INC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक क्लास में अप्रॉक्स 60 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते BSc नर्सिंग के बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे ही IPHS के अकॉर्डिंग CSC सब सेंटर पे कितने स्टाफ होने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितने स्टाफ होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कितने स्टाफ होने चाहिए, ये सब एक क्राइटेरिया, एक सेट क्राइटेरिया है, ठीक है। कि हाँ भाई, PSC पे जो होते हैं 2 डॉक्टर होने चाहिए या 3 डॉक्टर होने चाहिए, एक लैब असिस्टेंट होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे एक क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, एक माइनर OT भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सेट करके रखते हैं, इसमें CSC पे। फिर इसको हम देखते हैं पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। व्हाट इज द पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम? इट इज यूज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट। क्या होता है? इट इज यूज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट टू शेड्यूलिंग इन द हॉस्पिटल एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, ठीक है। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। किसके लिए एसेंशियल एलिमेंट होता है? शेड्यूलिंग करने के लिए, अगर तुम नर्सिंग के हो या फिर नॉन नर्सिंग हो, ये हेल्प करता है शेड्यूलिंग के लिए। To in the hospital it used to calculate the nursing and non-nursing staff required to manage each schedule, ठीक है। क्या करता है? to manage each schedule। अगर मैं इसके पर्पस की बात करूँ, व्हाट इज द पर्पस? देखो, हेल्प इन बजट। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर
हमें पता रहेगा तो बजट को मेंटेन करके चल सकते हैं, पहला हो गया। ट्रैक पेशेंट चेंज नीड, ठीक है, ट्रैक पेशेंट चेंज नीड दूसरा पॉइंट हो गया। डिटरमाइन द पेशेंट असेसमेंट, सॉरी, डिटरमाइन द पेशेंट एस्टिमेट नीड। व्हाट इज द एस्टिमेट नीड ऑफ ए पेशेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसके बाद हम एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक का क्या नाम होने वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एट वेरियस लेवल, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशंस अब हम पढ़ेंगे, किसका क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एट द वेरियस लेवल। फॉर एग्जांपल देखो अलग अलग वेरियस लेवल पे, ठीक है, हेडिंग क्या है कि कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एट वेरियस लेवल। देखो एक जैसे मान लो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर आप सीनियर नर्स हो या फिर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको वाइटल रूम में तो नहीं भेजा जाएगा, आपको जाहिर सी बात है आपको आईसीयू में भेजा जाएगा, आपको एमआईसीयू में भेजा जाएगा, आपको क्रिटिकल केयर में अलॉट किया जाएगा कि आप वहाँ जाओ क्योंकि आपके पास हाई एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक फ्रेशर आया है उसको तो हम आईसीयू नहीं भेज सकते ना, अगर मान लो उसको भेजेंगे भी तो 1:1 का पेशेंट देंगे उसको, 1:1 का ही रेशियो रखेंगे उस पर कि भाई आपको ज़्यादा लोड नहीं है, आप सीखो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। इसका पर्पस क्या हो जाता है, देखो जॉब को एनालिसिस करने में हेल्प करता है, टू एनलिस्ट द स्टाफ, एनलिस्ट करता है स्टाफ को, डेलीगेशन में भी हेल्प करता है, स्टाफ डेवलपमेंट में स्टाफ को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, और स्टाफ को अप्राइजल भी देता है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद हमें एक टर्म आता है क्या, टर्न ओवर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्न ओवर, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो जाता है। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या हो जाता है कि टर्नओवर हो गया, टर्नओवर का मतलब क्या हो जाता है, किसी कहते नहीं कि हमारा मंथली टर्नओवर इतना है, हमारा ईयरली टर्नओवर इतना, तो टर्नओवर का मतलब क्या हो जाता है, भाई पैसा लौट के आ रहा है क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से ध्यान से सुनो, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे था दूसरे जगह चला गया, टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। एब्सेंटीज का मतलब क्या होता है, एब्सेंटीज का मतलब छुट्टी मारना, ठीक है। अब छुट्टी किसी भी तरीके से हो सकता है, आइदर वो जॉब में ना आए, आइदर उसको अच्छा वाला जॉब मिल गया हो, सारी चीजें आप देखते हैं क्या होता है। फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिपीट फॉर वर्क व्हेन दे आर सपोज्ड टू वर्क, ठीक है। फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉय का मतलब हो जाता है कि अगर एक एम्प्लॉय को मैं कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि जाओ आप काम करो, आप काम नहीं कर रहे हो, वो हो जाता है एक absenteeism, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर क्या होता है, स्टाफ वेलफेयर का मतलब होता है सर्विसेज फैकल्टी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर द बेटरमेंट, ठीक है। व्हाट इज अ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं टीचर, ठीक है, टीचर को क्या वेलफेयर मिलता है, उनके पीएफ फंड्स वगैरह रहते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट जमा होती है, ठीक है, और उनको बुक्स वगैरह भी अलॉट होते रहते हैं, तो ये सब उनके स्टाफ के वेलफेयर के लिए होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, देखो डिसिप्लिन जो होता है बिटवीन हर जगह, हर एक नॉर्म्स, हर एक इंस्टीट्यूट में फॉलो किया जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। ग्रीवियंस क्या हो जाता है, कंप्लेन और फीलिंग ऑफ डिस डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो कंप्लेन होना या फिर डिससेटिस्फैक्शन होना, मान लो किसी इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ पे आप डिससेटिस्फाई हो तो वहाँ पे आप उनकी रिलेटेड आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इन सर्विस एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इन सर्विस एजुकेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तब तक आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले इन सर्विस एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो पढ़ने से पहले एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन सर्विस एजुकेशन होता क्या। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी अंडरस्टैंड, इट can be understand as a learning experience provided in the work setting to assist staff member, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं हमें अपने स्टाफ को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी हम कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ के स्टाफ को असिस्ट करने के लिए इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पर फिर से हम देख लेते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन द वर्क सेटिंग टू असिस्ट नर्सिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, टू असिस्ट नर्सिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, हो गया। चलो नेचर ऑफ एंड स्कोप की बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप, भैया एक बार फिर से बता दो नेचर एंड स्कोप क्या होता है, चिंता मत करो, बता दो। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग पहला, ठीक है, सॉरी, नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे। व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, देखो सबसे पहला होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नीड बेसिक, ठीक है, नीड बेस्ड का मतलब होता है कि देखो सेल्फ ये काम नहीं कर सकते। जॉब ओरिएंटेड होता है, डायनेमिक होता है, स्किल ओरिएंटेड होता है, एटीट्यूड इंप्रूवमेंट होता है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड होता है, कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है, स्पेशलाइज्ड टॉकिंग होता है, ठीक है।
या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसमें चलता है। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग देखते हैं क्या होता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग की बात करें तो देखो, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, यूज ऑफ एक्सपीरियंस इसमें यूज करते हैं, रैपिडनेस ऑफ एंड लर्निंग होता है, प्रोग्राम कंट्रोल लर्निंग होता है, और मोटिवेट टू लर्न होता है। ठीक है, मोटिवेट होता है लर्निंग में भी। ठीक है, क्या क्या होता है, फिर से पढ़ देता हूँ। देखो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, यूज ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है इसमें, रेडनेस ऑफ लर्निंग होता है, प्रोग्राम सेंटर्ड लर्निंग होता है, और मोटिवेशन टॉलरेंस होता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। फिर से ध्यान देना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, ये क्या होता है। देखो, असेसमेंट ऑफ नीड, सबसे पहले इसमें हम असेसमेंट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सिलेक्शन करते हैं, बजटिंग प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट शेड्यूल करते हैं, असेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, एंड असेसिंग रिसोर्सेज करते हैं। ठीक है, ये चलो हो गया। मेथड एंड टेक्निक ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। व्हाट इज द मेथड एंड टेक्निक ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड देके हम इन सर्विस एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। डिसीजन मेथड होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। वर्क प्लेस होता है, चौथा पॉइंट हो गया। सेमिनार हो गया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस होता है, फिर रोल प्ले होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं मटेरियल मैनेजमेंट की। ठीक है, लास्ट पॉइंट होता है मटेरियल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल मैनेजमेंट। तो द सोर्सिंग, परचेजिंग एंड एक्विजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लाई। ठीक है, प्रोक्रूटमेंट। व्हाट डू द टर्म मीन बाय प्रोक्रूटमेट। प्रोक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम कहीं से सामान खरीद के कहीं पे छोड़ उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब क्या कहते हैं इसे, रुको, इसे टर्म को फिर से ध्यान से सुनना। द सोर्स, परचेसिंग एंड एक्वाटाइजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लाई। ठीक है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये जो सामान खरीदेंगे इसमें भी इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है। और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इन्वेंट्री। सबसे पहले होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सबसे पहले आना, सबसे पहले जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जस्ट इन टाइम। फिर उसके बाद ABC एनालिसिस होता है, FNS एनालिसिस होता है, सेफ्टी स्टॉक कंट्रोल होता है, और प्रीफैक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। चेक इन चेकआउट होता है, चेक इन चेकआउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ABC एनालिसिस होता है, FNC एनालिसिस होता है। ठीक है, 4-5 तरीके होते हैं। तो चेक इन चेकआउट हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, ABC एनालिसिस हो गया, FNC एनालिसिस होता है, और आपका क्या कहते हैं, सेफ्टी कंट्रोल, सेफ्टी स्टॉक कंट्रोल होता है। ठीक है, ये अब आपको अगर इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम क्या कहते हैं, चैनल के प्रोफाइल पे जाना। ठीक है, उस पर टेलीग्राम होगा, उस टेलीग्राम को ओपन करना, सब आपको ये भी जितने भी नोट्स हैं सब आपको अच्छे से मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज नर्सिंग ऑडिट, उसके टाइप्स, उसके मेथड एंड उसके पर्पस। ठीक है, नर्सिंग ऑडिट के क्या टाइप्स होते हैं, सब कुछ। ठीक है, व्हाट इज नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट का मतलब आप क्या समझते हो, मतलब बताओ। जैसे आपने आपके हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी होगी ना, तो आपके क्या कहते हैं, टीचर्स आते होंगे राउंड पे। ठीक है, आपका अटेंडेंस लेने आते होंगे, आपका काम देखने आते होंगे, आप क्या कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, नर्सिंग ऑडिट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं रिफर्स टू असेसमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ए केयर प्रोडक्ट। ठीक है, नर्सिंग ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट। अब हम पढ़ लेंगे नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, और आज हम इसमें हम क्या पढ़ने वाले, इसमें हम पढ़ने वाले नर्सिंग ऑडिट्स के बारे में। ठीक है, नर्सिंग ऑडिट का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो किसी भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या फिर ठीक है, या फिर आपकी वहाँ पे पोस्टिंग लगी है, और टीचर जब आकर राउंड लेते हैं आपका, उसी को कहते हैं नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, टीचर आपका राउंड ले रहे हैं वो अलग बात है, जब आप जॉब करते हो तो वहाँ पे नर्सेस का राउंड होता है, आइदर आपके सीनियर नर्सेस होता है उनका राउंड होता है, उसको कहते हैं नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। रिफर्स टू द असेसमेंट एंड क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, रिफर्स टू द असेसमेंट एंड क्वालिटी ऑफ केयर। याद रखना, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट बाय द नर्स इन ए क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एरिया। ठीक है, तो एक असेसमेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ केयर का। ठीक है, नर्सिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हम एक असेसमेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ केयर का, जो कि पेशेंट को मिल रहा है नर्स के द्वारा। ठीक है, क्या फिर से हम इसमें असेस करते हैं क्वालिटी ऑफ केयर जो कि पेशेंट को मिल रहा है नर्स के द्वारा। ठीक है,
टाइप की बात करते हैं तो इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल होता है। मेथड देखो, रेट्रोस्पेक्टिव होता है एंड कॉन्करेंट होता है, ठीक है। अब रेट्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्करेंट क्या होता है वो बता देता हूँ जल्दी से, देख लो। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि एसेस आफ्टर द पेशेंट डिस्चार्ज, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम उसको उसका एसेस करते हैं कि अच्छा ये मेडिकेशन इसको मिला था। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एसेस ड्यूरिंग या अंडर गोइंग केयर, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि भाई उसे केयर मिल रहा है इन इन बिटवीन, ठीक है। आफ्टर, रेट्रो का मतलब आफ्टर, पेशेंट चला गया उसके बाद कर रहे हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है क्या, इन बिटवीन, ठीक है। एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर्पस की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑडिट? सिंपल से बताते हैं, देखो क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ाता है, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा, इंप्रूव करता है तुम्हारे कम्युनिकेशन को। तीसरा क्या करता है बिल्डअप करता है प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स, ठीक है। चौथा क्या होता है कि इनबिल्ड करता है तुम्हारे हॉस्पिटल को, इनबिल्ड करता है तुम्हारे स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ केयर को, ठीक है। देखो क्वालिटी असेसमेंट हो गया, कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, हम आइडेंटिफाई मिल जाएगा एरिया का, पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मिलता है, रिस्क का मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन और एक्यूरेसी होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑडिट के अंदर आते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर होता है ये हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 5 हो जाता है हमारा फिनिश। चैप्टर 6 भी जल्दी ही आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 का जो नाम है वो है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टिंग, लीडरशिप, डायरेक्टरशिप क्या क्या होता है सब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बने रहो और स्टे सेफ, स्टेट, ठीक है। तो स्टे सेफ, ऐसे ही बने रहो, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। और बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ, इमेज उस पर क्या कहते हैं, यूट्यूब के यूट्यूब चैनल के पेज पे जाना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर लिंक पे जाना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही बने रहो, बना और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ठीक है। बाय।